आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का आज के परिचर्चा में बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। कल क्लास के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था। एटीएम का फुल फॉर्म बताना था आप लोगों को। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने जवाब दिया है। अनुराग, प्रभाकर, कविता, हेमंत, मनोज सर, मुकेश आर्य, थानेश्वर, ललिता और नीलाभ मिलन, आप सभी लोगों ने इसका जवाब दिया। प्रभाकर इसका बहुत डिटेल जवाब लिखने का प्रयास किए। बहुत अच्छा प्रभाकर। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आप जो नए प्रतियोगी छात्र हैं, जो हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं, आप नए प्रतियोगी छात्रों को हम एक सूचना दे दें कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। टीजीटी पीजीटी के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जेपीएससी मेंस के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, 9973673397। तो बेझिझक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए हम लोग आज के परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। सुमन, ध्यान से सुनना। आज का पहला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया? तो सुमन, इस संदर्भ में हम बता दें कि बैंकों को अगर प्रतिस्पर्धी बनाना है, अगर प्रतियोगिता का सामना करने के लायक बनाना है, तो बैंकों को ग्राहक सेवा में सुधार करने की जरूरत होगा कि नहीं? ग्राहकों को संतुष्ट करने की जरूरत होगा। तो ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए 1990 में, कब? 1990 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। हम लोग अभी तक ये देखे कि जब ग्लोबलाइजेशन इस देश में आया, तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा, चाहे वह वित्तीय क्षेत्र हो, बैंकिंग का सेक्टर हो, बीमा का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र जो है उसमें कंपटीशन बढ़ा। ठीक है, चूंकि बहुत सारी दूसरे देशों से भी बीमा कंपनियां आई, दूसरे देश के बैंक आने लगे, इसलिए ग्राहक सेवाओं को सुधारना जरूरी था। और हम लोग जानते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अपनाया गया, इसकी सुगबुगाहट 1985 में ही शुरू हो गया था। ठीक है, नवीन आर्थिक नीति अपनाने का जो सुगबुगाहट है वो 1985 में ही शुरू हो गया था। तो 1990 ईस्वी में आरबीआई किसकी अध्यक्षता में? गोइपोरिया की अध्यक्षता में। तो गोइपोरिया कौन थे? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। ठीक, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। देखो, प्रश्न कई बार चेंज कर देता है, क्वेश्चन पूछ देगा, मान लो कि गोइपोरिया समिति का संबंध है, तो गोइपोरिया समिति का संबंध किससे था? बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने से था। ठीक, 1990 में गठित हुआ था। और इस संदर्भ में जानो, ये समिति, गोइपोरिया समिति, अपना रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत किया था। गठित हुआ था 1990 में, और अपना रिपोर्ट कब दिया था जी? तो 5 दिसंबर 1991 को। क्लियर? दूसरे प्रश्न पर आए। दूसरा प्रश्न है, सुमन ध्यान से सुनना, गोइपोरिया समिति ने निम्न में से कौन सा सिफारिश किया? हम लोग इसके पहले जब नरसिम्हम समिति 1 पढ़ रहे थे, नरसिम्हम समिति 2 पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव के क्रम में हम लोग पूरा नरसिम्हम समिति 1 की सिफारिशों को समझने का प्रयास किए थे। नरसिम्हम समिति द्वितीय की एक एक सिफारिश पर हम लोग चर्चा किए थे। तो देखो, इस प्रश्न को अगर समझ लोगे तो गोइपोरिया समिति मुख्य क्या क्या सिफारिश की थी, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनना। प्रश्न है, गोइपोरिया समिति ने निम्न में से कौन सा सिफारिश किया? अब ध्यान से सुनो। ऑप्शन ए, नगद भुगतान कार्य को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घंटों में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक,
गोईपुरिया समिति एक सिफारिश की, ये गोईपुरिया समिति का सिफारिश है, ये सही है कि गोईपुरिया समिति ने कहा था कि बैंकों में अगर ग्राहक सेवा सुधारना है तो आप जो नगद भुगतान का काम कर रहे हैं वो भले आप लिमिटेड टाइम में कीजिए, 10 बजे से 4 बजे तक अगर आप ग्राहकों को पेमेंट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करने के अलावे भी ग्राहकों के बैंक में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे ड्राफ्ट बनाना, अपने पैसा को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, काम हो सकता है कि नहीं, लोन लेना, नहीं लोन से संबंधित जानकारी लेना, ये बहुत सारे काम हो सकते हैं ग्राहकों के। तो गोईपुरिया समिति ने कहा कि ग्राहक सेवा सुधारने के लिए पहला काम तो ये करना होगा कि नगद भुगतान कार्य जो काम कर रहे हैं आप, जो लिमिटेड टाइम में आप ग्राहकों को भुगतान करने का काम कर रहे हैं, आप उस टाइम में कीजिए, लेकिन इसके अलावे ग्राहकों को जो अन्य सुविधा चाहिए उसके लिए आप घंटों को बढ़ाइए, बैंकिंग घंटों को बढ़ाइए। अभी तुम देखते होगे 4 बजे के बाद भी बैंक खुला रहता है। आपको अगर लोन से संबंधित कोई बात करना है, ड्राफ्ट बनाने से संबंधित कोई बात करना है, या धन आपको ट्रांसफर करना है, तो आप बैंकिंग आवर के बाद, मतलब जिस टाइम बैंक लेन देन करता है उसके बाद भी आप बैंकों में संपर्क कर सकते हैं, नहीं। तो ये एक सिफारिश था गोईपुरिया समिति का। दूसरा था कि बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर में वृद्धि करने के साथ साथ बैंक जमा राशियों पर कर लाभ दिया जाना चाहिए। इसको ध्यान से समझना सुमन। गोईपुरिया समिति कहा कि अगर आप ग्राहक सेवा को सुधारना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि बचत खातों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको बढ़ा दीजिए। अगर बचत खाता में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सुमन, तो उस स्थिति में लोग अपने धन को बचत खाता में रखना चाहेंगे कि नहीं, अधिक ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे। और दूसरा चीज गोईपुरिया समिति ने कहा, सिफारिश किया कि देखिए अगर बैंकों को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो उस स्थिति में एक काम कीजिए कि बैंकों में जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उसको कर राहत में भी शामिल कीजिए। जैसे इसको ऐसे समझो कि अभी हम हाल फिलहाल में एगो बीमा करवाए, एक इंश्योरेंस करवाए, इंश्योरेंस के लिए नहीं करवाए, हम टैक्स बचाने के लिए हम इंश्योरेंस करवाए। अब बताओ, टैक्स बचाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का एक पॉलिसी बिक गया कि नहीं, ठीक है। तो अगर बैंकों में जो जमा राशि है, जो बैंक में अगर मान लो जो पैसा हम रखे हैं और उससे भी अगर हमको टैक्स में राहत मिलता तो बोलो हम नया इंश्योरेंस न लेकर के हम बैंक में रखते कि नहीं। तो ये सुझाव दिया कि बचत खातों पर दिया जाने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाइए, और कहा कि बैंक जमा राशियों पर कर लाभ दिया जाए, ठीक। ये भी गोईपुरिया समिति की सिफारिश था, ठीक। अब तीसरा सुनो, बैंकों में कंप्यूटर प्रयोग को बढ़ावा देकर आधुनिकीकरण प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। गोईपुरिया समिति का तीसरा ये भी सुझाव था कि बैंकों को अगर आप आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो उसका उसको जो है कंप्यूटर वहाँ बढ़ाइए, ठीक है, या बैंकों को पूर्णतः जो है वो कंप्यूटराइजेशन का काम कीजिए बैंकों में। अब देखो, गोईपुरिया समिति का ये जो सुझाव था वह निश्चित रूप से ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए था। फिर तुम कहोगे कि आखिर बैंकों में कंप्यूटर आ जाएगा तो उससे ग्राहकों को ज़्यादा सर्विस कैसे मिलेगा भाई। जैसे पहले बैंकों में जब कंप्यूटर नहीं था तो एक लंबी लाइन लगी हुई होती थी, अपना खाता अप टू डेट करवाना, कल्पना करो जब हाथ से लिखता था वहाँ क्लर्क बैठ करके कि आपके खाते में कितना बैलेंस है, बहुत अधिक समय लगता कि नहीं, उसको अपना जो है जो पलटना पड़ता बही खाता, और बही खाता देख करके आपको बताता कि आपके खाते में कितना पैसा है। तो छोटा छोटा काम के लिए आपको घंटों लगना पड़ता था, नहीं। आज जो कंप्यूटराइजेशन आया, जो कंप्यूटराइजेशन जो हुआ बैंकों में, ठीक है, आज बैंकों में बहुत तरह की अन्य प्रकार की सुविधाएं भी बढ़ी, जैसे कोर बैंकिंग की सुविधा। जो कोर बैंकिंग की सुविधा है, आपका स्टेट बैंक चतरा के मेन ब्रांच में खाता है, लेकिन आप पूरे भारत के किसी भी ब्रांच में जो SBI का ब्रांच है वहाँ पैसा डाल सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं,
ये सुविधा कंप्यूटराइजेशन के कारण ही आ पाए। ठीक है, तो गोईपोरिया समिति ने कहा कि बैंकों में कंप्यूटरीकरण हो। ठीक है, आधुनिकीकरण करने के लिए कंप्यूटरीकरण करना पड़ेगा। ये तीनों सुझाव जो था, पहला तो हम लोग देखे नगद भुगतान कार्य को छोड़कर सभी कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घंटों को बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा हम लोग देखे कि बचत खाता में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाइए और जो पैसा हम लोग बैंकों में जमा किए हैं उसको कर राहत की श्रेणी में लाइए। ठीक, और तीसरा हम लोग देखे कि बैंकों का कंप्यूटरीकरण। ठीक, इसका मतलब ये तीनों सिफारिश जो था गोईपोरिया समिति ने किया था और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अब एक बात जान लो, गोईपोरिया समिति का एक सिफारिश और था जो बड़ा फेमस हुआ। वो क्या था कि आप ग्राहकों का सेवा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ग्राहक सेवा में अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो बैंकों के लिए एक सिफारिश किया इस समिति ने कि बैंकों में मर्यादित छुट्टी होना चाहिए, बैंकों में लिमिटेड छुट्टी होना चाहिए। तुम एक चीज देखे होगे कि सारे विभाग बहुत सारे पर्व त्योहार में बंद रहते हैं लेकिन बैंक खुला रहता है। ठीक है, बहुत सारे विभाग बंद रहेंगे लेकिन बैंक खुला रहेगा। अभी कोरोना के टाइम में भी तुम देख लो कि सब बंद है लेकिन बैंक खुला है। तो मर्यादित छुट्टी की बात, लिमिटेड छुट्टी की बात गोईपोरिया समिति ने किया था। अब लिमिटेड छुट्टी रहने से क्या होगा जी? अब सोचो, ये समिति बनी थी 90 में। ठीक है, 90 में समिति बनी थी और 5 दिसंबर 1991 को रिपोर्ट दी थी। अब सोचो 1990 ईस्वी में बैंकों का कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ होगा। नहीं, 1990 में आज पैसा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों के पास इतना सारा तरीका है। हम लोगों के पास भीम ऐप है, हम लोगों के पास यूनो है, नहीं, हम लोग बहुत सारे माध्यमों से पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 1990 में ये स्थिति नहीं रहा होगा। वहाँ हर काम के लिए लोगों को बैंक डायरेक्ट जाना पड़ता होगा और बैंक में छुट्टी अगर ज़्यादा रहता तो उस स्थिति में ग्राहक सेवाओं में सुधार नहीं होता। इसलिए ये समिति कहा कि ग्राहक बैंकों में जो छुट्टियां हो वो कम से कम हो, मर्यादित छुट्टी हो। ठीक है, देखो यही कारण है कि हम बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना चाहते थे कभी। बैंकों में जो गोईपोरिया समिति कहा कि मर्यादित छुट्टी होना चाहिए, बहुत कम छुट्टी होना चाहिए, इसलिए हम कभी मन नहीं बनाए कि हम बैंक में नौकरी करें। और बहुत सारे लोग इसलिए बैंक में नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बैंकों में छुट्टियां बहुत कम होती हैं। तो गोईपोरिया समिति का सारा तुमको सिफारिश समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। सुनो, अगला प्रश्न है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने कब लागू किया था? अब एक बात जान लो, रटना तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम लोगों को रटना भी है क्योंकि देखो मेमोरी बेस्ड स्टडी की भी जरूरत है और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की भी जरूरत है। चीज़ों को समझना भी है, चीज़ों को स्मरण में भी रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको जानना पड़ेगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्या था या बैंकिंग लोकपाल योजना की जरूरत क्यों पड़ा। जैसे मान लो जी, तुमको बैंक के किसी भी सेवा से शिकायत है। ठीक है, बैंक की किसी सेवा से तुमको शिकायत है, तो क्या करोगे भाई? बैंकों की किसी सेवा से अगर तुमको शिकायत है तो उसका शिकायत बैंक के ही किसी अधिकारी कर्मचारी से करोगे, नहीं। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम कुछ गलती किया और तुम्हारी गलती अगर तुम्हारे पिताजी के पास, तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारी मम्मी के पास हम लेके जाएं और तुम्हारी बड़ी गलती है, तो घर वाले क्या करते हैं? अपने ही बच्चा को एकदम बचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होता है? मतलब बहुत अधिक केस में ऐसा हो सकता है कि गार्जियन जो है सो गलती करने के बाद भी अपने बच्चे का फेवर करेंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। अब बैंक के किसी कर्मचारी का शिकायत या बैंक का शिकायत अगर हम लोग उसके मैनेजर से करने जाएं, बताओ, उसी बैंक का है, उसी बैंक का वो नमक खा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना ही पक्ष वो रखेगा कि नहीं? इसलिए बैंकिंग लोकपाल योजना लाया गया कि एक बैंक प्रहरी नियुक्त करना था जो उस बैंक का व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, जो वो बैंक का व्यक्ति नहीं होगा तो बताओ उस बैंक का पक्ष नहीं लेगा। ग्राहक का जो शिकायत होगा उसको निष्पक्षता के साथ
वो जो है दूर करने का प्रयास करेगा। बात समझ में आया? हम लोग देखे देखो, अब प्रश्न पर हम आते हैं। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने कब लागू किया? तो हम लोग ये तो जान लिए कि बैंकिंग लोकपाल योजना क्या था। ग्राहकों के समस्याओं का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना आया। और जो बैंकिंग प्रहरी की जो नियुक्ति होती बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत, वो उस बैंक का आदमी नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून 1995 से, कब से? 15 जून 1995। 15 जून 1995 से देश में बैंकिंग लोकपाल योजना लागू किया। ठीक, कब से? फिर से बोल दो। 15 जून 1995 से। अब एक बात जानो, इसमें क्या कहा गया कि ग्राहक प्रहरी नियुक्त करना था। ठीक है, इसमें ग्राहक प्रहरी, प्रहरी मतलब ग्राहकों की रक्षा करने वाला। ठीक है। अब जो है एक बात जान लो, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते? तो जितने भी अनुसूचित सहकारी बैंक थे और व्यावसायिक बैंक थे, इसकी श्रेणी में आते। जितने भी तरह के कॉमर्शियल बैंक थे, जितने भी तरह के अनुसूचित सहकारी बैंक थे, सब इस योजना के अंतर्गत आते। सभी बैंकों में नियुक्त किया जाता। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया। बाहर किसको रखा गया जी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। क्लियर? प्रश्न हम लोगों का था बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल समझ में आ गया। बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुआ बाबू? 15 जून 1995। फिर से बोलो, 15 जून 1995। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर है। जैसे भारत का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। लेखांकन वर्ष को हम लोग वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको लेखांकन वर्ष भी कहते हैं। तो भारत का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक, लेकिन जो आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष है सुमन, वो जान लो, आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक के लिए होता है। फिर से बोलो, 1 जुलाई को शुरू होता है लेखांकन वर्ष और 30 जून को समाप्त होता है। लेकिन एक बात जान लो, पहले आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष है वो जनवरी से दिसंबर हुआ करता था। जनवरी में शुरू होता था, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को समाप्त होता था। लेकिन ये व्यवस्था बदल दिया गया। कब? 11 मार्च 1940 से यह व्यवस्था बदल दिया गया। क्लियर? कब से? 11 मार्च 1940 से यह व्यवस्था बदला गया। ठीक, समझ में आ गया बात? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, ये भी बैंकिंग लोकपाल से है। भारत में बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, हम लोग चर्चा किए थे, कल भी देखे थे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इन दिनों इस तरह से बनाता है कि अगर पूरी जानकारी उस संदर्भ में है तभी आप सही कर पाएंगे। क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही है ये जानिएगा तब न आप बताने सकिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब चलो, ये क्वेश्चन आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, सही है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा, ये सही है। ऑप्शन बी सुनो, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जो इंडियन दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे मान लो चतरा का आदमी रहता है अमेरिका में, वो इंडियन है, तो उस आदमी का अगर खाता भारत के किसी बैंक में है और उस आदमी को बैंक से शिकायत है तो उसकी शिकायत भी बैंकिंग लोकपाल सुनेगा, ये भी सही है। ठीक, दूसरा क्या देखे जी, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय मतलब समझ आ गया कि रहने वाला यहीं का है, निवासी यहीं का है, नागरिकता यहीं का है, लेकिन रहता है दूसरे देश में। अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है, ये भी सही है। ठीक, ऑप्शन सी, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश
अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, ये गलत है। जैसे बैंकिंग लोकपाल जो निर्णय दिया, बैंकिंग लोकपाल के पास मान लो हम कोई शिकायत लेके गए और वो जो निर्णय दिया उसका निर्णय अंतिम होता है, उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो इस संदर्भ में एक बात और जान लो कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा जो पारित आदेश होता है वो अंतिम नहीं होता है। हम लोग उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक, तो कहाँ अपील कर सकते हैं जी? तो अपील कर सकते हैं अपीलीय प्राधिकरण में। कहाँ कर सकते हैं? अपीलीय प्राधिकरण। अगर मान लीजिए बैंकिंग लोकपाल के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? अपीलीय प्राधिकरण में जा सकते हैं। और अपीलीय प्राधिकरण जो होता है ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में काम करता है। ठीक, हम लोग ये देखिए कि अगर मान लीजिए बैंकिंग लोकपाल के फैसले के खिलाफ आप जाना चाहते हैं तो अपीलीय प्राधिकरण में जा सकते हैं। और अपीलीय प्राधिकरण किसके नेतृत्व में काम करता है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में काम करता है। ठीक, तो ये बात गलत था। ये कहता है बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। अब डी सुन लो, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है, ये बात सही है। बैंकिंग लोकपाल जो सेवा देता है वो फ्री में होता है, उसके लिए कोई शुल्क लिया नहीं जाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आ गया सुमन? आज हम लोग 5 प्रश्नों पर चर्चा किए। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि बहुत तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी आप मेंटेन कीजिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। अगर हम लोग 5 प्रश्न भी अगर देखते हैं तो 5 प्रश्नों को देखने के क्रम में बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके होते हैं। तो चलिए, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में एक प्रश्न है आप तमाम सभी छात्रों के लिए। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा और अधिक से अधिक लोग इस प्रश्न का जवाब दें। जितने लोग भी वीडियो क्लास को अटेंड करते हैं सारे लोग जवाब दें, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए, आज का प्रश्न सुनिए। चीन की मुद्रा है ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी लीरा, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी रुपया। इसका उत्तर आप कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। बहुत धन्यवाद।